My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ क्लास से हम सभी लोग ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज दैट इज मानवाधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 360 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर लिया है और आज इस वीडियो में, इस क्लास में, उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में 40 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड विद ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज का प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के लिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है पहला प्रश्न, द क्वेश्चन नंबर 361। तो क्वेश्चन नंबर 361 इज अंकटाड की स्थापना कब हुई? UNCTAD दैट इज अंकटाड, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई? योर ऑप्शंस आर ए 1944 1944, बी 1964 या 1964, सी 1968 या 1968 एंड डी 1950 या 1950। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने पहले भी पढ़ा है इस प्रश्न को। तो कब हुई थी अंकटाड की स्थापना? 50 में नहीं हुई, 68 में नहीं हुई, 44 में नहीं हुई, कभी 1964 में हुई थी। तो इस तरह से द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अंकटाड की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई। ध्यान दीजिए, जिसको हम लोग अंकटाड बोल रहे हैं दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका पूरा नाम है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 30 दिसंबर 1964 1964। 30 दिसंबर 1964 को यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की स्थापना हुई। इट इज एज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटेंडेड टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स इन वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड में लोगों के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए अंकटाड की स्थापना की गई। अंकटाड इज द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट डीलिंग विद ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इशूज। आप सभी लोग संयुक्त राष्ट्र का नाम सुने हैं, तो यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी सेक्रेटरीट का एक पार्ट है और यह क्या करता है? ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में और डेवलपमेंट के इशूज को यह देखता है, उसको डील करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 362, प्रश्न संख्या 362 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों की प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार निम्न में से किससे संबंधित है? फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स जो है या प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार किससे संबंधित है? ऑप्शंस आर ए स्वतंत्रता से, बी राजनीति से, सी समानता से या डी स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से। तो किससे विद्यार्थियों? ए नहीं, सी नहीं, डी बी नहीं, बल्कि डी दैट इज स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से संबंधित है प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार और फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए, जो पहली पीढ़ी के मानवाधिकार हैं, पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों को हम नीला अधिकार भी कहते हैं, अर्थात पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों को कभी कभी नीला अधिकार भी कहा जाता है और प्रमुख रूप से स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से यह अधिकार संबंधित होता है। तो प्रथम पीढ़ी का अधिकार किससे संबंधित है? स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से। ये मौलिक रूप से नागरिक और राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं। ये राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा के लिए
हैं, इसीलिए इन्हें नकारात्मक अधिकार माना जाता है। ध्यान दीजिए कि जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स है या प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार है, इनको नकारात्मक अधिकार भी माना जाता है, कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये निरंकुशता से, राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तो राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करने वाला जो मानवाधिकार है उसको नकारात्मक अधिकार भी कहते हैं। ये प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार हैं और इनको कभी कभी नीला अधिकार भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 363, प्रश्न संख्या 363 आपकी स्क्रीन पर। हु इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स? दैट इज मानव अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे कहा जाता है या कौन है? योर ऑप्शंस आर ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो एंड डी मॉन्टेस्क्यू। आप सभी लोग ने हो सकता है पढ़ा हो लिबरल थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत। तो इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन है? हॉब्स नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, रूसो भी नहीं है, मॉन्टेस्क्यू भी नहीं, कौन है? लॉक साहब हैं। इस तरह से द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। ध्यान दीजिए, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। फिलोसोफर जॉन लॉक इज ऑफन क्रेडिटेड विथ फाउंडिंग लिबरलिज्म एज ए डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन based on the social contract, arguing that each man has a natural right to life, liberty and property. ध्यान दीजिए, each man has a natural right to life, right to liberty and right to property, and governments must not violate these rights. Governments को इन राइट्स को तोड़ने का अधिकार नहीं, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। कौन कौन से राइट? ये नेचुरल राइट है, प्राकृतिक अधिकार है, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी एंड राइट ऑफ प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 364, प्रश्न संख्या 364 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दैट इज हु डिड नॉट गिव प्राइमेसी टू पॉजिटिव लिबर्टी एज अगेंस्ट नेगेटिव लिबर्टी? दैट इज किसने नकारात्मक स्वतंत्रता के खिलाफ सकारात्मक स्वतंत्रता को प्रधानता नहीं दी? यह प्रश्न है और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ए आई बर्लिन, बी एफ ए हैक, या सी मिल्टन फ्रीडमैन या फ्राइडमैन एंड द डी इज विलियम ब्लैकस्टोन। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के खिलाफ सकारात्मक स्वतंत्रता को प्रधानता किसने नहीं दी थी? आई बर्लिन, एफ ए हैक, मिल्टन फ्राइडमैन और विलियम ब्लैकस्टोन। किसने नहीं दी थी विद्यार्थियों? बी नहीं है, डी भी नहीं, सी भी नहीं, आई बर्लिन साहब ने नहीं दी थी। इसका जो आंसर है दैट इज आई बर्लिन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए, निगेटिव लिबर्टी जिसे हम कह रहे हैं, निगेटिव लिबर्टी इज प्राइमरली कंसर्न विद फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट एंड कॉन्ट्रास्ट विद पॉजिटिव लिबर्टी। अर्थात जो एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स हैं उनसे फ्रीडम ही क्या है? निगेटिव लिबर्टी। तो freedom from external restraint and contrast with positive liberty, that is the possession of the power and resources to fulfill one's own potential. The distinction was introduced by Isaiah Berlin in his 1958 lecture. The lecture name was Two Concepts of Liberty. The name of the lecture was Two Concepts of Liberty, that was given by Isaiah Berlin in 1958 में उन्होंने एक लेक्चर दिया था जिसका नाम था टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। उसमें जो है उन्होंने इसके बारे में चर्चा किया। तो इस तरह से नकारात्मक स्वतंत्रता के खिलाफ सकारात्मक स्वतंत्रता को प्रधानता न देने वाले कौन है? आई बर्लिन साहब हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर 365, मानवाधिकारों के किस पीढ़ी को बहुधा ब्लू राइट्स या नीला अधिकार कहा जाता है? और ऑप्शंस आर ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी थर्ड जनरेशन या तृतीय पीढ़ी और डी चतुर्थ पीढ़ी। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि मानवाधिकार की किस पीढ़ी को नीला अधिकार कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी को नीला अधिकार कहा जाता है। तो इस तरह से द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों को कभी कभी हम नीला अधिकार भी कहते हैं, नीला अधिकार कहा जाता है। और प्रमुख रूप से स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से यह अधिकार जो है संबंधित है। ये मौलिक रूप से नागरिक और राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं। ये राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करते हैं, इसलिए इसको नकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। दैट इज
एंटोनियो ग्राम्शी बिलोंग्स टू, एंटोनियो ग्राम्शी किस देश के थे या उनका कौन सा देश है? एंटोनियो ग्राम्शी का देश क्या है, वे किस देश के थे? तो एंटोनियो ग्राम्शी का देश था, कौन सा देश था? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली एंड डी फ्रांस। तो कौन सा देश था प्रिय विद्यार्थियों एंटोनियो ग्राम्शी का? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कौन सा है? इंग्लैंड नहीं है, जर्मनी नहीं है, फ्रांस नहीं, बल्कि क्या है? इटली है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, आपका आंसर सही है, आपका उत्तर सही है। एंटोनियो फ्रांसिस्को ग्राम्शी वाज एन इटालियन मार्क्सिस्ट। तो कहाँ के थे? इटली के। इटालियन मार्क्सिस्ट, फिलोसफर, जर्नलिस्ट, लिंग्विस्ट, राइटर एंड पॉलिटिशियन। ही रोट ऑन फिलोसफी, पॉलिटिकल थ्योरी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड लिंग्विस्टिक। उन्होंने किस किस चीज़ पे लिखा? उन्होंने फिलोसफी में लिखा, उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरीज को लिखा, उन्होंने सोशियोलॉजी में लिखा, उन्होंने हिस्ट्री में लिखा, उन्होंने लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड भी बातें लिखी हैं, उसके ऊपर भी बुक्स लिखा। तो इस तरह से एंटोनियो फ्रांसिस्को ग्राम्शी क्या थे? इटली के मार्क्सिस्ट फिलोसफर थे, अर्थात मार्क्सवादी फिलोसफर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 367। प्रश्न संख्या 367 आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन इज, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था? बहुत ही सरल प्रश्न है विद्यार्थियों। ए ऑप्शन आर, ए 1572 1572, बी 1573 या 1573, सी 1574 या 1574 एंड द डी इज 1575 या 1575। तो कब कराया था? अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया था? 72 नहीं, 73 नहीं, 74 नहीं, बल्कि 1575 में करवाया था। इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए, अकबर ने वर्ष 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया था। यहाँ वो गुरुवार शाम विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं, दार्शनिकों के साथ विचार विमर्श करते थे। अर्थात अकबर जो है गुरुवार को विभिन्न धर्मों के जो धर्म गुरु थे, जो दार्शनिक हुआ करते थे, उनके साथ इबादत खाने में वे विचार विमर्श किया करते थे। वर्ष 1582 में सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करने के लिए उन्होंने दीन इलाही की शुरुआत भी की थी। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछा भी जाता है कि दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने की थी। अकबर ने ही इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था 1575 या 1575 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 368। प्रश्न संख्या 368 आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन इज, संविधान का कौन सा प्रावधान संविधान की कुंजी कहा जाता है? विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अलग अलग प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। द क्वेश्चन इज, संविधान का कौन सा प्रावधान संविधान की कुंजी कहा जाता है? विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन? एंड योर ऑप्शंस आर, ए फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी प्रेम्बल या प्रस्तावना एंड द डी इज सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? की टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना जाता है? प्रेम्बल को माना जाता है, प्रस्तावना को माना जाता है। इस तरह से ए, बी एंड डी ऑप्शन इज रॉन्ग एंड द सी ऑप्शन इज द राइट। सी ऑप्शन दैट इज प्रेम्बल या प्रस्तावना सही है। प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। द प्रेम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 369, प्रश्न संख्या 369 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो क्वेश्चन इज, मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ध्यान दीजिए, फंडामेंटल राइट्स जो है या मौलिक कर्तव्य जिसे हम लोग कहते हैं, उसको किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, यह प्रश्न है। यह भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। योर ऑप्शंस आर, ए आर्टिकल 51 ए या अनुच्छेद 51 क, बी आर्टिकल 50 या अनुच्छेद 50, सी आर्टिकल 51 या अनुच्छेद 51 एंड द डी इज आर्टिकल 40 और अनुच्छेद 40। तो प्रिय विद्यार्थियों, मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? आपने
पढ़ा भी है, पूर्व की कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज आर्टिकल 51A अनुच्छेद 51 क में। इस तरह से बी डी एंड सी ऑप्शन इज रॉन्ग एंड द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए, संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। वर्ष 1976 में अपनाए गए 42nd अमेंडमेंट या 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सूचीबद्ध किया गया था। इसमें भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जब मौलिक कर्तव्यों को सूचित किया गया तो उसमें उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में 86th अमेंडमेंट में वो कितने हो गए, 11 या 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 370, प्रश्न संख्या 370 जो है प्रिय विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज रॉबर्ट फिल्मर ने समर्थन किया था। द रॉबर्ट फिल्मर सपोर्टेड, रॉबर्ट फिल्मर ने किसको सपोर्ट किया था? ऑप्शंस आर, आपके ऑप्शंस हैं, ए डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट थ्योरी अर्थात राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को उन्होंने सपोर्ट किया था। बी फोर्स थ्योरी या शक्ति के सिद्धांत को उन्होंने सपोर्ट किया था। सी इवोल्यूशनरी थ्योरी और विकासवादी सिद्धांत को रॉबर्ट फिल्मर ने सपोर्ट किया था। द डी इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या सामाजिक संविदा सिद्धांत को रॉबर्ट फिल्मर ने सपोर्ट किया था। ये प्रश्न है, तो किसको सपोर्ट किया था प्रिय विद्यार्थियों? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या सामाजिक संविदा सिद्धांत को नहीं, इवोल्यूशनरी थ्योरी या विकासवादी सिद्धांत को नहीं, फोर्स थ्योरी या शक्ति सिद्धांत को नहीं, बल्कि राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत दैट इज डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट थ्योरी को रॉबर्ट फिल्मर साहब ने सपोर्ट किया था। इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू डिवाइन राइट ऑफ द किंग थ्योरी, गॉड क्रिएटेड द स्टेट, स्टेट को किसने बनाया है? गॉड ने। गॉड क्रिएटेड द स्टेट, द रूलर्स वर अपॉइंटेड बाय गॉड, और उनके अनुसार जो रूलर्स है, जो शासक है, उसका अपॉइंटमेंट किसने किया है? गॉड ने किया है, ईश्वर ने किया है, भगवान ने किया है। दे वर रिस्पॉन्सिबल टू गॉड अलोन एंड नॉट टू एनी ह्यूमन बींग्स, और जो रूलर हैं, जो शासक हैं, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं? गॉड के प्रति, न कि ह्यूमन बींग्स या लोगों के प्रति। द पीपुल मस्ट ओबे द किंग, और जो भी उस राज्य की जो जनता है, जो पीपुल है, उसको हमेशा अपने शासक या राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए। डिवाइन राइट थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड सर रॉबर्ट फिल्मर इन 17th सेंचुरी। इस ये जो थ्योरी थी, इसको जो है मॉडिफाई किया गया जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड सर रॉबर्ट फिल्मर थ्योरी के द्वारा उनको इसको मॉडिफाई किया गया। तो इस तरह से रॉबर्ट फिल्मर किस थ्योरी को सपोर्ट किया? डिवाइन ओरिजिन स्टेट थ्योरी को उन्होंने सपोर्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 371, प्रश्न संख्या 371 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज वेयर इज यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर सिचुएटेड? सिंपल क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आर, ए जेनेवा, बी पेरिस, सी बीजिंग या डी न्यूयॉर्क। तो कहाँ स्थित प्रिय विद्यार्थियों? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर जेनेवा नहीं, पेरिस नहीं, बीजिंग नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क में एस्टेब्लिश्ड है, सिचुएटेड है। इस तरह से द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द यूनाइटेड नेशंस इज हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क city in a complex designed by board of architects led by Wallace Harrison and built by the architectural firm Harrison and Abramovich, that is firm Harrison के द्वारा और Abramovich के द्वारा बनाया गया है ये, जहाँ पे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर स्थित है। इसके आर्किटेक्चर कौन थे? आर्किटेक्ट किसने किया था? वैलस हैरिसन ने। तो The complex has served as the official headquarters of the United Nations since its completion in 1951. 1951 में यह कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ न्यूयॉर्क सिटी में, और तब से लेकर के अभी तक जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बना हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 1950 न्यूयॉर्क में स्थित है, और जिस बिल्डिंग में या जिस कॉम्प्लेक्स में स्थित है उस कॉम्प्लेक्स का निर्माण वैलस हैरिसन एंड अब्रामोविच ने किया था। यह कब बनकर तैयार हुआ? 1951 में यह बनके तैयार हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 372। तो क्वेश्चन नंबर 370 इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
द क्वेश्चन इज विच फंडामेंटल राइट्स इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 to 22, अर्थात कौन सा फंडामेंटल राइट या कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में उल्लेखित है। अर्थात किस फंडामेंटल राइट्स की चर्चा आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 में की गई है। ऑप्शंस आर ए राइट टू इक्वलिटी दैट इज समता या समानता का अधिकार, बी राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार, द सी इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दैट इज शोषण के विरुद्ध अधिकार, एंड द डी इज राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन दैट इज संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, आर्टिकल 19 to 22 दैट इज अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में जिस अधिकार की चर्चा की गई है वो क्या है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध भी नहीं है, समानता या समता भी नहीं, बल्कि क्या है? राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार या स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। इस तरह से द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। The right to freedom guarantees freedom for citizens to live a life of dignity among other things। अर्थात जो राइट ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है, वो व्यक्तियों को स्वतंत्रतापूर्वक जीने का अधिकार प्रदान करता है। These are given in articles 19, 20, 21, 21A and 22 of the Indian Constitution। अर्थात जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 से लेकर के 22 हैं उसके बीच में राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अगला द क्वेश्चन नंबर 373, प्रश्न संख्या 373 आपकी स्क्रीन पर है कि विच फंडामेंटल राइट्स इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 14 to 80। अर्थात कौन से मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में उल्लिखित हैं। ऑप्शंस आर ए राइट टू इक्वलिटी दैट इज समानता का अधिकार या समता का अधिकार जिसे हम बोलते हैं, बी राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार, सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार, एंड द ऑप्शन डी इज राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन दैट इज संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल्स 14 to 18 दैट इज अनुच्छेद 14 से 18 में जिस अधिकार के बारे में चर्चा की गई है वो क्या है? राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में नहीं है, राइट टू फ्रीडम में नहीं, बल्कि क्या है? राइट टू इक्वलिटी है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राइट टू इक्वलिटी या समता या समानता का अधिकार जो है इसकी चर्चा आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है, या इसके प्रावधान अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में है। आर्टिकल 14 to 80 इज डिफाइंड इक्वलिटी ऑफ आवर कंट्री सिटीजन्स एंड रेस कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लिबरल। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? लिबरल है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के सभी जो है क्या है? समान है। संविधान की नज़र में वे सभी समान है, चाहे वो किसी भी रेस के हों, कास्ट के हों, सेक्स के हों, रिलीजन के हों या प्लेस ऑफ बर्थ के हों। चलिए अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 374, प्रश्न संख्या 374 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दैट इज क्वेश्चन इज सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की धारा 22 से लेकर के धारा 27 निम्न में से किससे संबंधित है? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है विद्यार्थी एग्जाम में। तो ऑप्शन जो है आपके, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए आम महत्व की धाराएं जो पूरे घोषणा पत्र को प्रभावित करती हैं, बी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित है धारा 22 लेकर धारा 27, द सी इज आर्थिक तथा लोकतांत्रिक अधिकार से संबंधित है, द डी इज ऑल ऑफ द अबव या उपर्युक्त सभी से। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र है इसकी धारा 22 से लेकर के जो धारा 27 है वो किससे संबंधित है? आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित है। तो इस तरह से ए, सी एंड डी ऑप्शन इज रॉन्ग एंड द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना आपका उत्तर सही है। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की धारा 22 से लेकर धारा 27 तक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार का वर्णन है। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट इज UDHR, जिसको हम लोग सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र कह रहे हैं उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या UDHR। नाउ टर्न्स टू इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स विद आर्टिकल 22 एंड द 6 फॉलोइंग आर्टिकल, अर्थात आर्टिकल 22 और उसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं 27 तक, उसके अनुसार जो है उसमें
जो छूट दी गई है वो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स से रिलेटेड है, या फिर जो राइट्स दिया गया, जो अधिकार दिया गया वो क्या है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट है। तो धारा 22 से लेकर के धारा 27 में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 375, प्रश्न संख्या 375 है, इन विच कंट्री बिल ऑफ राइट्स वाज पास्ड इन 1689। ध्यान दीजिए, 1689 या 1689 में किस देश में बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया। बिल ऑफ राइट्स जो है 1689 में किस देश में पारित किया गया। इन विच कंट्री बिल ऑफ राइट्स वाज पास्ड इन 1689। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है कि बिल ऑफ राइट्स जो 1689 में पास हुआ वो किस देश में पास हुआ था। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए फ्रांस, बी यूएसए, सी इंग्लैंड एंड डी कनाडा। तो विद्यार्थियों आपने पढ़ा भी होगा कब पास हुआ था बिल ऑफ राइट्स 1689 में, किस देश का था वो बिल, फ्रांस का नहीं, यूएसए का नहीं, कनाडा का, बल्कि क्या था, इंग्लैंड का था। तो इंग्लैंड में 1689 में बिल ऑफ राइट्स पारित हुआ था। इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द इंग्लिश बिल, इसको हम लोग इंग्लिश बिल भी बोलते हैं। द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स वाज an act signed into law in 1689 by William III and Mary II, who became co-ruler in England after the overthrow of King James II. The bill outlined specific constitutional and civil rights and ultimately gave parliament power over the monarchy. तो फिर विद्यार्थी इस तरह से किंग, जो इंग्लैंड के किंग थे जेम्स सेकेंड, उस जेम्स सेकेंड के बाद 1689 में बिल ऑफ राइट्स जो है वो पारित हुआ। उसके उपरांत विलियम थर्ड एंड मैरी सेकेंड जो है वो को रूलर बने इंग्लैंड के, और इस तरह से जो मोनार्ची थी, मोनार्ची की जंग के आ गया, पार्लियामेंट पावर में आ जाता है 1689 में इंग्लैंड में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 376, प्रश्न संख्या 376 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द क्वेश्चन इज, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको हम लोग यूडीएचआर कहते हैं, दैट इज सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अपनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूडीएचआर को कब अपनाया, या फिर सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को कब अपनाया। और आपके ऑप्शंस हैं, ए 10 दिसंबर 1945, बी 10 दिसंबर 1946, सी 10 दिसंबर 1947 एंड द डी इज 10 दिसंबर 1948। तो प्रिय विद्यार्थियों, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूडीएचआर या सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को 45 नहीं, 47 नहीं, 46 नहीं, बल्कि 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था। तो इस तरह से द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोग जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, आपका आंसर सही है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा, जिसको हम लोग महासभा भी कहते हैं, सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा पत्र को स्वीकृत और घोषित किया। द यूनिवर्सल Declaration of Human Rights, that is UDHR, is an international document adopted by the United Nations General Assembly that enshrines the rights and freedom of all human beings. Book was originally published on 10 December 1948. जो बुक था UDHR का, वो कब पब्लिश हुआ, 10 दिसंबर 1948 को पब्लिश हुआ। और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था यूडीएचआर, तो क्या है, एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स है जिसको कि संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने स्वीकार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 377, प्रश्न संख्या 377 आपकी स्क्रीन पर है। द क्वेश्चन इज, संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शंस आर ए 8, बी 9, सी 10 एंड डी 11। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले क्या था, 10 था, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं, 11 है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। तो इस तरह से द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए, वर्तमान में अनुच्छेद 51A या 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, अर्थात टोटल
फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। Originally 10 in number, the fundamental duties were increased to 11 by 86th Amendment in 2002, which added a duty on every parent or guardian to ensure that their child or ward was provided opportunities for education between the ages of 6 and 14 years। अर्थात जो मौलिक कर्तव्य 11 है या 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसको कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, उसके अनुसार जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं या अभिभावक हैं, वो इंश्योर करेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हुए विद्यालय में जाएं और शिक्षा ग्रहण करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 378, प्रश्न संख्या 378 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज Which article of the Indian Constitution abolishes untouchability? That is, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को निषिद्ध करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप पढ़े होंगे तो सरल भी होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा भी जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 16 एंड द डी इज आर्टिकल 17। तो किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को निषिद्ध किया गया प्रिय विद्यार्थियों? 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, बल्कि आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को निषिद्ध किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17। इस तरह से द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, आपका उत्तर सही है। आर्टिकल 17 अबॉलिशेस अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इट इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। अर्थात जो अस्पृश्यता है उसको समाप्त किया गया और अस्पृश्यता को निषिद्ध भी किया गया, अर्थात उसका प्रैक्टिस किसी भी स्तर पर क्या है? फॉरबिडन है, मनाही है। अगला प्रश्न जो है द क्वेश्चन नंबर 379, इन विच स्टेट चंपारण मूवमेंट वाज लीड बाय गांधी जी? गांधी जी ने किस प्रांत में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे तो सरल भी होगा आपके लिए, लेकिन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर ऑप्शंस आर ए गुजरात, बी बिहार, सी यूपी उत्तर प्रदेश एंड डी महाराष्ट्र। तो प्रिय विद्यार्थियों, गांधी जी ने किस प्रांत में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया? गुजरात नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि कहाँ से किया था? बिहार से किया था। चंपारण कहाँ पे? बिहार में है, ध्यान दीजिए। इस तरह से द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 was the first सत्याग्रह मूवमेंट लीड बाय गांधी जी in India and is considered a historical important revolt in the Indian independence movement। अर्थात जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, उस स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व जो है, जो पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, वो चंपारण बिहार से किया गया था, 1917 में किया गया था। इट वाज अ फार्मर्स अपराइजिंग दैट टुक प्लेस इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड अर्थात जब ब्रिटिश साम्राज्य था, उस समय जो है 1917 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था या पहला सत्याग्रह था, जिसको उन्होंने चंपारण बिहार से चलाया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर द क्वेश्चन नंबर 380, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। द क्वेश्चन इज घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया? घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में आप सब लोगों ने सुना भी होगा। तो घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया, यह प्रश्न है। योर ऑप्शंस आर ए 20 अक्टूबर 2005, बी 26 अक्टूबर 2005, सी 26 अक्टूबर 2007 या डी 26 अक्टूबर 2006। तो प्रिय विद्यार्थियों, घरेलू हिंसा अधिनियम को कब लागू किया गया? 20 अक्टूबर 2005 में नहीं, 26 अक्टूबर 2007 को भी नहीं, 26 अक्टूबर 2005 में, बल्कि कब किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था घरेलू हिंसा अधिनियम। इस तरह से द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, आपका आंसर सही है। द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड टू प्रोटेक्ट वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। अर्थात घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए
जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है। इट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन 26 अक्टूबर 2006, अर्थात 26 अक्टूबर 2006 से जो घरेलू हिंसा अधिनियम था वो लागू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 381, प्रश्न संख्या 381 आपकी स्क्रीन पर है। द क्वेश्चन इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या एनएचसीआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो हमारे देश का है उसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन आर ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली या नई दिल्ली, सी कलकत्ता एंड डी बैंगलोर। तो कहाँ स्थित विद्यार्थी एनएचसीआर का मुख्यालय? बैंगलोर नहीं, कलकत्ता नहीं, मुंबई भी नहीं है। कहाँ है? हमारे देश की जो राजधानी है न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया जो है न्यू दिल्ली, वहाँ पे एनएचसीआर का मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है। इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। विद्यार्थी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एनएचसीआर की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है और 12 अक्टूबर 2018 को इसने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए। अर्थात जब 1993 में स्थापना हुई तो उसका जो 25 वर्ष हुआ वो कब हुआ? 12 अक्टूबर 2018 को एनएचसीआर या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का के 25 वर्ष पूरे हो गए। अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 382, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैड गिवन द स्लोगन्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी? अर्थात निम्न में से किसने स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का नारा दिया था? स्लोगन ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन आर ए अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, दैट इज अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 के द्वारा। पहला है ऑप्शन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 के द्वारा यह नारा दिया गया। आपका दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज फ्रांसीसी क्रांति 1789 के द्वारा यह नारा दिया गया, दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सी इज रशियन रिवॉल्यूशन 1917 या रूसी क्रांति 1917 के द्वारा। द डी इज चाइनीज रिवॉल्यूशन ऑफ 1949 या चीनी क्रांति 1949 के द्वारा, या उसमें जो है यह नारा, यह स्लोगन फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी का दिया गया था। तो विद्यार्थी इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है किसके द्वारा दिया गया था? ये चाइनीज नहीं, रशियन नहीं, अमेरिकी नहीं, बल्कि जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, उसमें यह नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व, दैट इज फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। इस तरह से आप सभी लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आपका उत्तर सही है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी वाज वन ऑफ द मेनी मोटोज इन यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर 383, प्रश्न संख्या 383 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है विद्यार्थियों, और यह जो प्रश्न है ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, मिलान टाइप प्रश्न है। क्वेश्चन इस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आर्टिकल्स दिए गए हैं, सूची सेकंड में उसके बारे में दिया गया है। पहला है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, और सूची सेकंड में रिश्ताकांत, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या समता। तीसरा है धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। चौथा है विधि के समक्ष समता। और आपके ऑप्शंस जो हैं ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, सी फोर, थर्ड, सेकंड, वन, एंड द डी इज वन, सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड। तो क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, हम सब लोग सबसे पहले इसको मैच करते हैं। मैच करते हैं तो हमें पता है कि आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 जो है वो क्या कहता है? विधि के समक्ष समता की बात करता है। तो आर्टिकल 14 क्या हो गया? 4 हो गया, विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 की बात की जाए तो आर्टिकल 15 कहता है धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 की बात की जाए
तो आर्टिकल 16 या अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है और अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों जो ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं, जो श्रृंखला निकल के आ रही है वो क्या है, पहले का 4 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 2 है एंड चौथे का 1 है। तो ध्यान दीजिए 4, 3, 2, 1 किसमें है, 4, 3, 2 1 सी में है। तो इस तरह से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना आपका आंसर सही है। अनुच्छेद 14 जो है वो वित्त की समक्ष समता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समता से संबंधित, और अनुच्छेद 17 या आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 383 हम लोगों ने कर लिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 384, प्रश्न संख्या 384 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? ऑप्शंस आर ए 5 से 12 वर्ष, बी 8 से 13 वर्ष, सी 6 से 10 वर्ष या डी है 6 से 14 वर्ष। तो विद्यार्थियों किसके लिए बनाया गया? शिक्षा का अधिकार जो संबंधित हो किससे, 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए है। तो इस तरह से द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया to provide free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right in such manner as the state may by law determine। अर्थात जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है उसमें आर्टिकल 21A आता है और उसके अनुसार जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 385, प्रश्न संख्या 385। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। द क्वेश्चन इज फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की संस्तुति पर शामिल किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए दिनेश गोस्वामी कमेटी या दिनेश गोस्वामी समिति, बी स्वर्ण सिंह कमेटी या स्वर्ण सिंह समिति, सी एलएम सिंघवी कमेटी या एलएम सिंघवी समिति एंड द डी वन इज मेहता कमेटी या मेहता समिति। तो विद्यार्थियों संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जिस समिति के द्वारा सम्मिलित किया गया, जिस समिति की संस्तुति पर सम्मिलित किया गया वो समिति थी मेहता समिति नहीं, सिंघवी समिति भी नहीं, दिनेश गोस्वामी समिति भी नहीं, बल्कि कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति थी। तो इस तरह से द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर ही मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976 अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। अर्थात गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो स्वर्ण सिंह समिति या कमेटी बनाई गई थी उसके रिकमेंडेशंस में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में जो है वो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था हमारे संविधान में। उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे? फंडामेंटल ड्यूटीज 10 जोड़े गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 386, प्रश्न संख्या 386 है। द आर्टिकल 368 इज रिलेटेड विथ। अनुच्छेद 368 संबंधित है। ऑप्शंस आर ए केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान देने से, बी संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने के अधिकार से, सी सर्वोच्च न्यायालय के गठन से एंड द डी इज नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। फिर विद्यार्थी इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है कि अनुच्छेद जो 368 है वो किससे रिलेटेड है? संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने के अधिकार से संबंधित है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना आपका उत्तर, आपका आंसर सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 का खंड कहता है कि संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। अर्थात जो संविधान संशोधन की हम लोग बात करते हैं, संशोधन के लिए जो विधेयक है वो किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है जब यह विधेयक प्रत्येक सदस्य
प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या की बहुमत द्वारा अर्थात 50% से अधिक तथा उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो इस तरह से जो आर्टिकल 368 है वो क्या है, संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के अधिकार से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 387, प्रश्न संख्या 387 कहता है कि किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद का संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा अथवा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा अथवा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है? और ऑप्शंस हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 25। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा अथवा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल है वो कौन सा है। 23 नहीं है, 19 नहीं है, 25 नहीं, बल्कि क्या है, आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अनुसार प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा से संबंधित है या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 21 स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। Thus आर्टिकल 21 सिक्योर्स टू राइट्स टू लाइफ एंड राइट्स टू पर्सनल लिबर्टी, अर्थात आर्टिकल 21 के द्वारा राइट्स टू लाइफ अर्थात जो जीवन का अधिकार है उसका, एंड राइट्स टू पर्सनल लिबर्टी अर्थात जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसके संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 21 या आर्टिकल 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 388, प्रश्न संख्या 388, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। द क्वेश्चन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित हैं? ध्यान दीजिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वे किस आर्टिकल या किन आर्टिकल्स में, किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 36 to 51, बी आर्टिकल्स 12 to 35, सी आर्टिकल्स 52 to 60 एंड द डी इज आर्टिकल 61 to 75। तो फिर विद्यार्थियों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट या राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किससे संबंधित हैं? 61, 75 नहीं, 52, 60 नहीं, 12, 37, बल्कि आर्टिकल 36 to 51 से संबंधित हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना आपका उत्तर सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल 36 to 51 कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। Article 37 of the Indian Constitution states about the application of the directive principles, अर्थात अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी या राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद या प्रावधान इन अनुच्छेदों में दिया गया है 36 से लेकर के 51 तक, जबकि आर्टिकल 37 जो है वो कहता है एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया था, क्वेश्चन नंबर 389, प्रश्न संख्या 389 है कि किस आर्टिकल अनुच्छेद का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से है? ध्यान दीजिए, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल है? ऑप्शन आर आर्टिकल 18, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 20 एंड द डी आर्टिकल 21। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण से संबंधित जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो कौन सा है? 18 नहीं, 19 नहीं, 21 ने, अनुच्छेद 20 है, आर्टिकल 20 है। तो इस तरह से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यह संरक्षण भारतीय नागरिक तथा गैर नागरिक सभी को प्राप्त है, अर्थात जो संरक्षण अनुच्छेद 20 के द्वारा प्राप्त है वह इंडियन सिटीजन्स को भी प्राप्त है और जो इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं, गैर नागरिक हैं, उनको भी प्राप्त है। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड
नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense। अर्थात जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 जो है अपराधों के लिए दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर द क्वेश्चन नंबर 390, प्रश्न संख्या 390। द क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया। एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, इसके ऑथर कौन है। प्रिय विद्यार्थियों यह भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शंस आर ए रॉल्स, बी डोहल, सी नॉजिक एंड द डी हैबरमास। प्रिय विद्यार्थियों इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है कि एनार्की स्टेट इन यूरोपिया जो बुक है इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर रॉल्स नहीं, डहल नहीं, हैबरमास नहीं, बल्कि कौन है, नॉजिक साहब हैं। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया इज 1974 बुक। कब की बुक है, 1974 की है। 1974 बुक बाय द अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर रॉबर्ट नॉजिक। इट ओन द 1975 यूएस नेशनल बुक अवार्ड इन कैटेगरी फिलोसफी एंड द रिलीजन। इस बुक को जो है 1975 में यूएस नेशनल बुक अवार्ड भी प्राप्त हुआ। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 11 लैंग्वेजेस एंड वाज named one of the 100 most influential books since the war by the UK Times Literary Supplement। अर्थात यह जो बुक है एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया यह 11 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया। और जो मोस्ट इन्फ्लुएंस बुक्स है, जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस बुक्स की लिस्ट है, उस लिस्ट में भी इसका नाम है। यूको टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट की जो लिस्ट है उसमें भी इस बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है। द पुस्तक इज एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया रिटन बाय रॉबर्ट नॉजिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 391। द क्वेश्चन इज किस अनुच्छेद का संबंध देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता हमको किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के द्वारा मिला है। ऑप्शंस आर ए अनुच्छेद 19A, बी आर्टिकल 19E, सी आर्टिकल 19C एंड द डी इज आर्टिकल 19F। तो प्रिय विद्यार्थियों जो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता हमें मिली है वो 19A नहीं, सी नहीं, एफ नहीं, बल्कि 19E के द्वारा, अनुच्छेद 19E के द्वारा हमें देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इस तरह से द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप में से जिन्होंने बी ऑप्शन चुना आपका उत्तर सही है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 91E एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे देश में कहीं भी रहने, कहीं भी बसने की जो आज़ादी है वो हमें आर्टिकल 19E के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग टाइप क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, मिलान करने वाला प्रश्न है। आपके ऑप्शंस देखिए जो दिया हुआ है मैटर क्या है, सूची 1 एंड सूची 2। सूची 1 में दिया है आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B, आर्टिकल 19C एंड आर्टिकल 19D। और सूची 2 में इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो दिए गए हैं कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों को एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, और चौथा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। और आपके ऑप्शंस हैं प्रिय विद्यार्थियों ए 1 2 3 4, बी 3 2 1 4, सी 2nd 3rd 4 1 एंड डी 1 2 4 3rd। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे। और मैच करने में अनुच्छेद या आर्टिकल 19A जो है उसके अंतर्गत हमें क्या मिला है, आर्टिकल 19A के तहत हमें बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। आर्टिकल 19B की बात करते हैं हम लोग, तो 19B शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 19C या 19C की हम लोग बात करते हैं तो 19C जो है वो हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और आर्टिकल 19D या 19D जो है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो पहले का है 2nd, दूसरे का है 3rd, तीसरे का है 4th एंड चौथे का है 1। तो 2nd, 3rd, 4th एंड 1 ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड वन। इस तरह से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, आपका उत्तर, आपका आंसर सही है प्रिय विद्यार्थियों। जो आर्टिकल 19A है या अनुच्छेद 19A है वो बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 भी शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 19C इज रिलेटेड विथ संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने का जो फ्रीडम है उससे संबंधित है। और 19D जो है वो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 393। प्रश्न संख्या 393 है कि किस अनुच्छेद का संबंध संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार से है। विद्यार्थी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि संस्कृत और शिक्षा से संबंधित अधिकार किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं या किस अनुच्छेद का संबंध संस्कृत और शिक्षा से संबंधित अधिकार से है। ऑप्शंस आर आर्टिकल 25 to 28, अनुच्छेद 25 से 28, बी आर्टिकल 29 to 30, अनुच्छेद 29 से 30, सी आर्टिकल 14 to 80, अनुच्छेद 14 से 18, डी आर्टिकल 61 to 75 या अनुच्छेद 61 से लेकर के 75 तक। तो ध्यान दीजिए, संस्कृत और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वे हमें 61 से 75 नहीं, 14 से 18 नहीं, 25 से 28 नहीं, बल्कि आर्टिकल 29 to 30 या अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, या अनुच्छेद 29-30 जो है वो संस्कृत और शिक्षा से संबंधित अधिकार से संबंधित है। इस तरह से द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, आर्टिकल 29 मैंडेट्स दैट नो डिस्क्रिमिनेशन वुड बी डन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। अर्थात किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसके वंश जो है, या उसका जो जाति है, या उसकी भाषा जो है, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, या किसी भी अन्य आधार पे जो है उसके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट, लैंग्वेज के आधार पर। आर्टिकल 30 जो है, 30 मैंडेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस। अर्थात जो अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत कहता है कि चाहे आप जो है रिलीजन, धर्म के आधार पर माइनॉरिटी हो, अल्पसंख्यक हो, या लैंग्वेज या भाषा के आधार पर आप अल्पसंख्यक हो, आपके पास अधिकार है कि आप जो है अपने से संबंधित जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। तो इस तरह से जो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 है, अनुच्छेद 29 और 30 है, वह संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 394, प्रश्न संख्या 394, हु अपॉइंट्स यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिश्नर, या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शंस आर ए जनरल असेंबली या महासभा, बी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सी सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद, एंड डी सेक्रेटरिएट या सचिवालय। तो प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है। सचिवालय नहीं, सुरक्षा परिषद नहीं, आर्थिक और सामाजिक परिषद नहीं, बल्कि जनरल असेंबली का उसमें रोल होता है, महासभा का उसमें रोल होता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 48-141 ऑफ 20 दिसंबर 1993 बाय विच द असेंबली एस्टेब्लिश्ड द पोस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। अर्थात ह्यूमन राइट्स नेशनल यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की नियुक्ति जो है वो किससे संबंधित है, जनरल असेंबली या महासभा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 395, प्रश्न संख्या 395 आपकी स्क्रीन पर है विद्यार्थियों। क्वेश्चन इज हु इज करेंट यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। अर्थात जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है उसमें कमिश्नर के पद पर कौन है। ऑप्शंस आर ए जीड रैड एल हुसैन, बी लुइस आर्बर, सी नवी पिल्लाई, एंड डी माइकल बैचलेट। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान समय में जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर है कौन है, ये प्रश्न है। तो कौन है प्रिय विद्यार्थियों, जी रैड एल हुसैन वर्तमान में नहीं है, लुइस आर्बर भी नहीं, नवी पिल्लाई भी नहीं, बल्कि कौन है वर्तमान समय में मिशेल बैचलेट जो है वो क्या है, करंट हाई कमिश्नर है यूनाइटेड नेशंस के। यूनाइटेड नेशंस
हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो कौन है, माइशेल बैचलेट हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द करेंट हाई कमिश्नर इज मिशेल बैचलेट ऑफ चिली। कहाँ से है, चिली से है। हु सक्सीडेड जी राणा अल हुसैन ऑफ जॉर्डन ऑन 1 सितंबर 2018। अर्थात जो जॉर्डन के राणा अल हुसैन साहब थे, इसके पूर्व वे थे कमिश्नर, हाई कमिश्नर थे, लेकिन वर्तमान समय में चिली के माइकल बैचलेट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर द क्वेश्चन नंबर 396, प्रश्न संख्या 396 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और प्रश्न है कि द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनडीपी इज इन। जो यूएनडीपी का मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न है विद्यार्थियों। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ए न्यूयॉर्क में, बी वाशिंगटन में, सी वियना में, या डी पेरिस में। तो यह ऑप्शन है विद्यार्थियों। तो कहाँ पर स्थित है, आप सभी लोग इसके बारे में पढ़े भी हैं कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है विद्यार्थियों, पेरिस नहीं, वियना नहीं, वाशिंगटन नहीं, बल्कि कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना, आपका उत्तर, आपका आंसर सही है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, या यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 397, प्रश्न संख्या 397। किस अनुच्छेद का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। ध्यान दीजिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का संबंध किस आर्टिकल से है, अनुच्छेद से है। ऑप्शन आ रही है आर्टिकल 27, बी आर्टिकल 28, सी आर्टिकल 29 एंड डी आर्टिकल 30। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने पढ़ा भी है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, 27 नहीं, 28 नहीं, 30 नहीं, बल्कि क्या है, अनुच्छेद 29 या आर्टिकल 29 है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज बाय मेकिंग अ provision that any citizen or section of citizen having a distinct language, script or culture have the right to conserve the same। अर्थात उनको जो है अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपनी कल्चर को कंजर्व करने, उसके संरक्षण का अधिकार है, जो माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक वर्ग हैं। आर्टिकल 29 मैंडेट्स दैट नो डिस्क्रिमिनेशन वुड बी डन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। अर्थात किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के आधार पर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, अनुच्छेद 29 या आर्टिकल 29 है। आगे बढ़िए, द क्वेश्चन नंबर 398, प्रश्न संख्या 398। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी। इन विच ईयर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम वाज सेट अप। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई, यह प्रश्न है। और आपके ऑप्शंस हैं 1970, 1971, 1972, 1973। दैट इज 1970, 1971, 1972 या 1973 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई, 70 में नहीं हुई, 71 नहीं हुई, 73 नहीं, बल्कि कब हुई, 1972 में हुई थी, 1972 में हुई थी। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थियों, इन विच ईयर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम वाज सेटअप, ये प्रश्न वहाँ पे आ गया है। तो ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा 1970 टू 1972 इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 399, प्रश्न संख्या 399 आपकी स्क्रीन पर है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान है। ध्यान दीजिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत है, ये प्रश्न है। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। दैट इज आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19, बी है आर्टिकल 25 या अनुच्छेद 25, सी है आर्टिकल 30 या अनुच्छेद 30 एंड द डी इज आर्टिकल 26 या अनुच्छेद
26। तो प्रिय विद्यार्थियों, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है वो किसमें है? 19 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, बल्कि आर्टिकल 26 या अनुच्छेद 26 में है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आर्टिकल 26 जो है इट गिव्स every religious group a right to establish and maintain institution for religious and charitable purposes, manage its affairs, properties as per the law. This guarantee is available to only citizens of India and not to aliens. अर्थात जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनके लिए धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। उनको स्वतंत्रता है कि अपने धर्म से संबंधित कोई भी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस को उसका प्रबंध वे कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट वे कर सकते हैं। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 26 या अनुच्छेद 26 के द्वारा प्रदत्त है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर द क्वेश्चन नंबर 400, प्रश्न संख्या 400 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948। अर्थात जो ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948 का उसमें कुल कितने आर्टिकल्स हैं? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में कुल कितने आर्टिकल या अनुच्छेद हैं? ये प्रश्न है और इसका आंसर, इसके जो ऑप्शन हैं प्रिय विद्यार्थियों हैं 50, 40, 30 एंड 20। तो यदि आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि कुल कितने अनुच्छेद हैं। मानवाधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा पत्र है 50 नहीं है, 40 नहीं है, 20 नहीं, बल्कि कितने 30 हैं। तो इस तरह से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 30 आर्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स उसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 30 हैं। ऑन 10 December 1948, the General Assembly of the United Nations adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights। अर्थात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR जो है वो कब एक्सेप्ट किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 350 लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड एंड मोर देन 100 अफ्रीकन लैंग्वेज। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है यह 350 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और साथ ही साथ 100 अफ्रीकन लैंग्वेज या अफ्रीकी भाषाओं में भी इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आज की क्लास में हम सभी लोगों ने 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा किया जो रिलेटेड थे ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज या मानवाधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ऐसे प्रश्न थे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जा कर के देख पाएँ, आसानी से अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियोज़ को सर्च कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।